हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे आप, और अपने बेसिक जो हैं साइंस के उनको क्लियर कर रहे होंगे और सब्जेक्ट को अपने को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास से मैंने ये टॉपिक लिया है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स, पहले तो आप ये समझो कि फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फाइबर्स सिंपली क्या होते हैं, ये हिंदी में इनको हम बोलते हैं तंतु, जो छोटा से छोटा रॉ मटेरियल होता है जिससे आप क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं और फिर फैब्रिक्स बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये देखो, ये एक थ्रेड मैंने लिया हुआ है, एक धागा लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें जो सबसे छोटा जो पार्ट मिलेगा, सबसे छोटा जो तंतु मिलेगा आपको, जिसको स्पिनिंग करके, जिसको बुनकर हमने एक थ्रेड जो वो तैयार किया होगा। जैसे इस तरह से देखिए आप, इस तरह से अगर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पतला सा, इसमें 3-4 हैं, इससे भी एक जो हम निकालेंगे पतले से पतला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम फाइबर्स। ठीक है, और फाइबर्स जो है एक तरह का रॉ मटेरियल है, और इसको जब स्पिनिंग करते हैं, इसको बुनते हैं, तो फिर यार्न जिस तरह से थ्रेड या यार्न जो है ये बनता है। ठीक है, और फिर इसको जब हम स्पिनिंग करते हैं, बहुत सारे यार्न को, बहुत सारे धागों को, थ्रेड को जब आप बुनते हैं, तो फिर उससे तैयार किए जाते हैं फैब्रिक्स, यानी कि हमारे क्लॉथ, कपड़े जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है फाइबर्स और फैब्रिक्स के बीच में। वो ही यहाँ पे चैप्टर का टाइटल भी है, सिंथेटिक फाइबर्स और फाइबर्स टू फैब्रिक्स। ठीक है, तो तंतु इसको बोलते हैं और फैब्रिक्स हो गए आपके कपड़े। तो तंतु से लेकर बस्तर, जो बस्तर आपके बनते हैं वहाँ तक, तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ तक। अब देखिए, जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक है और एक नेचुरल होता है। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो केमिकल से बनते हैं। ठीक है, जिनको बनाने में केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इनको फिर हम, आपको पता है ये मैन बनाता है, तो इसलिए इनको हम मैन मेड भी बोलते हैं, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप के जो हैं वो है नेचुरल। इसके हम एग्जांपल करेंगे सिंथेटिक के, जैसे नायलॉन है, एक्रेलिक है ना, वो करेंगे हम डिटेल में। सेकंड टाइप का जो है वो है नेचुरल। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होंगे? नेचुरल वो होंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, नेचर से मीन्स प्लांट से मिलेंगे, वो हमें प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे ये। ठीक है, तो प्लांट से आपको पता है, जैसे कॉटन है, कॉटन के जो प्लांट है, कपास जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से हमें कॉटन जो है वो मिलता है। और जो एनिमल्स में है, एनिमल्स में देखो कौन से हैं, जैसे वुल पता आपको शिप से मिलती है, हमें गोट से मिलती है, हमें कुछ जो है वो खरगोश होते हैं, उनसे भी हमें वुल जो वो मिलती है ना। तो एनिमल से हमें वुल मिलती है, और हमें सिल्क भी मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से, जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीट होता है, उससे हमें सिल्क जो है वो मिलता है। तो ये सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास पॉलीमर। देखो पॉलीमर जो वर्ड है, ये इसका क्या मतलब है? देखो पॉलीमर, यहाँ पे दो वर्ड है, पॉली एंड सेकंड इज मर। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या है? पॉली जो वर्ड है ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कि पॉली का मतलब क्या होता है, या पॉली जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, दैट इज ग्रीक। ये ना, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और मर का मतलब क्या हो गया? मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। तो इस तरह से जब बहुत सारे पार्ट जो हैं वो मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, जैसे एक माला बनती है ना, पूरी के माला बनती है, तो वो छोटे छोटे मनकों से जो वो बनती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक माला बोल देते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे मनके जो है वो जोड़े होते हैं हमने, तो एक माला बन जाती है। वैसे यहाँ पे भी छोटे छोटे यूनिट, बहुत सारे जब यूनिट बनते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर में देखो पॉलीमर का यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो
जो आपका पास सेलुलोज है, सेलुलोज भी एक पॉलीमर है ना। सेलुलोज भी एक पॉलीमर है और ये किससे बनता है? ये भी स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं उनको मिलाकर जो है क्या बनता है? सेलुलोज जो वो बनता है। ठीक है, तो छोटे छोटे यूनिट जैसे मैंने बताया ना आपको कि उसके माला बनती है मनके से, तो वैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसके होंगे? ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं और वो एक पॉलीमर किसका बना देते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है, एक है ना, नेचुरल पॉलीमर है एक ये सेलुलोज, जो किससे बना होता है? स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे यूनिट जो हैं ग्लूकोज के जुड़े होते हैं, उससे ये सेलुलोज जो वो बनता है। उसके बाद है देखो सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास। सिंथेटिक फाइबर्स में देखो कौन सा है? नाइलोन है। फर्स्ट हम नाइलोन के बारे में करेंगे। नाइलोन जो होता है ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है ना। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर अपने आप में एक पहला ये सिंथेटिक फाइबर है फुली नाइलोन। अब नाइलोन जो है इसका देखो क्या क्या बनता है। नाइलोन से देखो आपके बनते हैं जैसे टेंट वगैरह जो होते हैं ना वो बनते हैं। फिर टूथब्रश में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपके टूथब्रश के बाद जैसे आपके जो रॉक क्लाइंबिंग जो रोप होती हैं है ना, रोप क्लाइंबिंग जो पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए यूज़ की जाती हैं, या आपके पैराशूट होते हैं, पैराशूट में भी नाइलोन का यूज़ किया जाता है, बहुत मजबूत होते हैं। आपकी शॉक्स होती हैं, जुराबें जो होती हैं है ना, आपके कर्टन होते हैं, वहाँ पे भी नाइलोन का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल हैं ये नाइलोन से जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, और नाइलोन जो एक सिंथेटिक फाइबर है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत मजबूत होता है। स्टील की जो वायर होती है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये नाइलोन जो होता है। स्टील की जो वायर होती है ना उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो वो नाइलोन के फाइबर्स जो वो होते हैं। ठीक है, तो एक ये सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है और इससे क्या बनते हैं? आपकी जो स्वेटर वगैरह होते हैं, जो आप रेडीमेड स्वेटर खरीदते हैं ना बाज़ार से, वो स्वेटर भी एक्रिलिक से बनती है। और आपके शॉल वगैरह होती हैं, जैसे आपकी मम्मा का शॉल है वो भी एक्रिलिक से बना होता है ना। और इसके अलावा यहाँ पे आपके जो ब्लैंकेट होते हैं, कंबल वगैरह होते हैं, वो भी एक्रिलिक पॉलीमर से जो वो बने होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक एक्रिलिक का है कि एक्रिलिक क्या है, नाइलोन क्या है। उसके बाद देखो पेट्रोकेमिकल है, एक टर्म है यहाँ पे पेट्रोकेमिकल। अब देखो ये जो सिंथेटिक फाइबर आपने पढ़े ना, ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं दे आर मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें यूज़ की जाती है, फिर ये पॉलीमर जो वो बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा मटेरियल होता है, उस कच्चे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल क्या है? वो रॉ मटेरियल है जिससे ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक देखो कौन से प्लास्टिक होते हैं? ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अपनी शेप जो है वो बदल लेते हैं, आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पर, और उनको आप आसानी से बेंड कर सकते हैं, आसानी से वो मुड़ भी सकते हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उनको थर्मोप्लास्टिक जो वो बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पॉलीथीन और पीवीसी, है ना। पीवीसी जो होता है दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड की जैसे आपके घर में टंकियाँ होती हैं ना,
या प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती हैं, या आपके जो टंकियाँ बड़ी बड़ी जिसमें पानी को स्टोर करते हैं वो पीवीसी की बनी होती हैं, या फिर आपके घर में जो बिजली की तारें होती हैं ना, ब्लू कलर की, रेड कलर की या ग्रीन कलर की जो वायर्स होती हैं, तो उनके ऊपर जो लगी होती है कोटिंग वो पीवीसी की होती है ना। और पॉलीथीन का तो आपको पता ही है। तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है जो ईजिली डिफॉर्म हो जाता है बेंड करने पर, और आसानी से ये मुड़ भी जाता है, बेंड भी हो जाता है। एग्जाम्पल है इसके, जैसे प्लास्टिक के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, या कॉम्ब हो गई है ना, कंघी वगैरह जो हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। सेकेंड टाइप का जो प्लास्टिक है दैट इज थर्मोसेटिंग। इसका नाम ही बोलता है थर्मो। देखो थर्मो जो यहाँ पे वर्ड है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप बताता हूँ आपको, थर्मो जो वर्ड है वो लिया गया है थर्मल से, ठीक है। और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब तो यहाँ पे ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करने पर वो आसानी से डिफॉर्म हो जाता है, बेंट हो जाता है, उसको हम थर्मो प्लास्टिक बोल देते हैं। और थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब वो हीट करने पर वो सेट हो जाता है ना, दोबारा से वो डिफॉर्म नहीं होता है, एकदम से वो सेट हो जाता है, उसको आप डिफॉर्म जो वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि वो आसानी से मुड़ेगा भी नहीं, गर्म करने पर वो आसानी से मुड़ेगा भी नहीं। जैसे आप पानी की पाइप देखते हैं ना, अपने आपके घर में पानी की जो पाइप होती है उसको आप हीट करते हैं तो वो मुड़ जाती है ना। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है, वो डिफॉर्म जो है वो नहीं होगा, बेंट जो है वो आसानी से नहीं होगा। और ये थर्मोसेटिंग बेसिकली फिर इसके कारण ही क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो वो पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये बैड कंडक्टर होते हैं। और एग्जांपल इसके देखो हैं, बेकेलाइट है और मेलामाइन है। बेकेलाइट जो थर्मोसेटिंग है वो आपको कहाँ मिलेगा? बेकेलाइट आपको देखो आपके घर में जो स्विच होते हैं, है ना, स्विच जो होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, विद्युत के जो स्विच होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। या कुछ जो आपके रसोई में जो बर्तन है ना, उनके जो हैंडल है, जैसे आपके घर में फ्राई पैन होगा एक जिसमें आप चाय बनाते हैं, उसका जो, या कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है ना ब्लैक कलर का, वो भी बेकेलाइट का जो वो बना होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप जलाएंगे, जैसे मैं हीट का यहाँ पे आपको बताऊँ ना, हीट का बैड कंडक्टर कैसे है, अगर आप उसको जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आगे को गर्म नहीं होता है ना, वो जल जाता है, लेकिन आगे को वो ट्रांसफर नहीं करता है हीट, ठीक है। तो इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, उसमें भी आपको करंट जो वो नहीं लगता है। वैसे जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिक के वो भी बैड कंडक्टर होते हैं। उसके बाद मेलामाइन, देखो मेलामाइन जो थर्मोसेटिंग है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? ये जो फ्लोर टाइल्स होती हैं आपके घर में, जो टाइल्स होती हैं ना, वो किसकी बनी होती हैं? मेलामाइन टाइप का थर्मोसेटिंग का जो उसकी बनी होती हैं ये फ्लोर टाइल्स। और किचन वेयर, किचन में आपके कुछ बर्तन होंगे ऐसे जो कि मेलामाइन से जो वो बनते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग का एग्जांपल था, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका बेसिक आप जरूर क्लियर करें यहाँ से। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मीन्स हीट, प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग, हीट मतलब हीट जब इसको आप करेंगे तो वो बेंट नहीं होगा, सेट एकदम से वो सेट ही रहेगा, टूट जाएगा वो, लेकिन बेंट जो है वो नहीं होगा। उसके बाद इस चैप्टर से जो लास्ट एक बेसिक है, देखो बायोडिग्रेडेबल है ना, हिंदी में तो आसान है, जैव निम्नीकरण, ऐसे पदार्थ जो जैविक हैं और वो जिनका निम्नीकरण भी हो जाता है, वो निमन हो जाते हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। जो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा ही क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, निमन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देखो यहाँ से एक टर्म है बायो, बायो में आ गया आपके, बायो जो टर्म है जैव, है ना, जीव। और डिग्रेड मतलब अपघटित हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो गए वो, ठीक है। और डिग्रेडेबल, एबल मतलब योग्य। तो ऐसे जैविक पदार्थ जो किसके योग्य हैं?
डिग्रेडेबल यानी कि अपघटित के योग्य हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो यहाँ इस जो ये जो टर्म है यहाँ पे, यही से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैव अपघटित योग्य पदार्थ, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो क्या है, बायो हैं, जैव हैं, जैविक हैं, प्लांट के हैं चाहे वो एनिमल से हैं, वो डिग्रेडेबल हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। कैसे होंगे वो? बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेसेस में आपको पता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एक्ट होंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो उसको अपघटित कर देंगे। कैसे, कौन से? देखो कौन से हो सकते हैं ये हो सकते हैं आपके जैसे लीफ हो गए, है ना, जैसे पत्ते जो है पेड़ों से गिरते हैं, उसके बाद उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, उनकी खाद जो है वो बन जाती है, मैन्योर उसकी बन जाती है ना। इस तरह से आप लीफ के अलावा आप वेजिटेबल के जो वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, है ना, सब्जी जो आप बनाते हैं उसके जो, जैसे आप मटर बनाते हैं तो मटर के बाहर का जो छिलका होता है ना, वो वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, तो वो भी अपघटित जो वो हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपका क्लोथ है, कपड़े हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, है ना। वुड है, लकड़ी है, ये भी बायोडिग्रेडेबल जो वो हो जाते हैं, है ना। और क्लोथ तो मैंने आपको बता दिया, तो ये आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। पेपर भी हो सकता है इसमें, एक पेपर, है ना, पेपर, कागज़ जो होता है वो भी बायोडिग्रेडेबल जो वो होता है। और लास्ट में है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका उल्ट है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो अपघटित नहीं हो सकते, ठीक है। अजैविक निम्नीकरण मतलब जिनका निम्नीकरण जो वो नहीं हो सकता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। तो इसमें आते हैं आपके जैसे प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक जो है वो अपघटित आसानी से नहीं होता क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर एक्ट नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं लगते हैं। मेटल हो गई, है ना, टीन वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, या आपकी मेटल्स जितनी भी हैं, है ना, ये आसानी से अपघटित नहीं होते क्योंकि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट नहीं करता है। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसमें इस चैप्टर में जो लास्ट एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टिक के यूज़ से हमें बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसके जलने से आपको पता है CFC, क्लोरोफ्लोरो वगैरह जो है वो निकलता है। इस कंसेप्ट को मैं बाद में लूँगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे 5 R समझाना चाहता हूँ, है ना। 5 R जो है वो प्लास्टिक के उसको हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में प्लास्टिक से रिलेटेड, कि प्लास्टिक को हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो रिड्यूस, इसका यूज़ जो हमें कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए इसको, पहला R जो है इसका, है ना। और सेकंड जो है इसका दैट इज़ रीयूज़, और थर्ड रीयूज़ मतलब दोबारा यूज़ करेंगे इसको, और थर्ड है रिसाइकल, इसका पुनःचक्रण जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। और इसको रिकवर किया जा सकता है, फिर दोबारा से रिकवर, या फिर फिफ्थ है इसका रिफ्यूज़, यानी कि बिल्कुल मना जो है आपने करना है इसके यूज़ के लिए। तो ये 5 R भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार आपके बेसिक सा क्वेश्चन है और कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो तो आज का जो टॉपिक मैंने करवाया ना आपको, ये आपको 8th में ही नहीं काम आएगा, ये आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में, या जो मैंने आपको बेकेलाइट और मेलामाइन बताया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो होप है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।